डायल 112 अपराध 9211। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। मैं हूं कायनात अंसारी। हरियाणा पुलिस का नंबर अब बदल गया है। अब 100 नहीं, आपको 112 डायल करना होगा। डायल 112 के इस हाईटेक प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश की मनोहर सरकार ने पुलिस प्रशासन की जवाबदेही तय करने के साथ लोगों को हर प्रकार की पुलिस सहायता एक ही नंबर पर मुहैया कराने की दिशा में कदम बढ़ाया है। किसी प्रदेशवासी को कोई भी समस्या का सामना हो तो सहायता उससे सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर होगी, ऐसा दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि मनोहर सरकार की उम्मीदों का ये हाईटेक प्रोजेक्ट डायल 112 अपराध और अपराधियों को 9211 कर देगा। हरियाणा में अब लोगों को किसी भी तरह की मदद के लिए एक ही नंबर डायल 112 पर सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब पुलिस कर्मियों की जवाबदेही तय होगी। बीते कुछ दिनों से हरियाणा में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा था। अपराध और अपराधी बेलगाम खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और पुलिस प्रशासन को चुनौती देते दिखाई देते थे। लेकिन अब मनोहर सरकार ने अपराध के खात्मे के लिए आपातकालीन नंबर डायल 112 की शुरुआत की है। इस योजना को इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम नाम दिया गया है। परियोजना के तहत पंचकुला में एक अत्याधुनिक स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर स्थापित किया गया है, जिसे जिला स्तर पर पुलिस कंट्रोल रूम के साथ इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। योजना के बारे में गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस की छवि को फिल्मों ने बहुत खराब किया है। फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि जब कोई बड़ी घटना होती है तो पुलिस लेट पहुंचती है, लेकिन अब ऐसा हरियाणा में नहीं होगा। हम हरियाणवी तो करते हैं, लेकिन शायद पहली बार हम हरियाणवी की मदद करने जा रहे हैं। ये बयान गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से आया है। इसके आगे उन्होंने कहा कि इसमें सारी सुविधा पारदर्शी और रिकॉर्डेड होगी। इसको सिस्टम मॉनिटर करेगा। अब हर किसी की जवाबदेही होगी, क्योंकि सिस्टम कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। यानी शायद अब तक भेदभाव होता आ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि अब भेदभाव नहीं होगा। वहीं परियोजना को हरियाणा पुलिस के लिए एक बड़ा मील का पत्थर बताते हुए डीजीपी ने कहा कि इसके शुरू होने से पुलिस को इमरजेंसी के समय लोगों की अधिक त्वरित और प्रभावी ढंग से मदद करने में सहायता मिलेगी। नागरिक किसी भी संकट की स्थिति में डायल 112 नंबर पर डायल करके इमरजेंसी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 अलग अलग सेवाओं, पुलिस, दमकल और एम्बुलेंस सेवा के लिए एक ही नंबर सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है और इसे लेकर सेवा और सुविधा के क्षेत्र में बड़े बदलाव की उम्मीद जताई गई है। तो सरकार का यह कदम कितना कारगर होने वाला है, इस पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं डायल 112 पर सीएम की बात। प्रणाली हम शुरू कर रहे हैं, आपातकालीन त्वरित एक सुरक्षा प्रणाली। इससे सुरक्षा और स्वाभिमान ये दोनों सुनिश्चित होते हैं। हरियाणा में 630 गाड़ियों की ये सर्विस आज हम शुरू कर रहे हैं। हर थाने में 2 गाड़ियां होंगी। इस फ्लीट को बढ़ाया भी जाएगा। आज जो हमारे पीसीआर हैं, लगभग 300 पीसीआर प्रदेश भर में काम कर रही हैं। धीरे धीरे इनमें से भी अधिकांश को ये पूरा इक्विपमेंट उसमें लगा करके और लगभग 900 गाड़ियां ये हमारे प्रदेश में हो जाए, ऐसी योजना है। विधानसभा के हिसाब से अगर हम सोचें तो एक विधानसभा में कम से कम 10 गाड़ियां। ये जो सेवा शुरू की गई है, ये 24/7 24/7 जो आज हमने दोनों यहाँ की कार्यप्रणाली के स्थान देखे हैं, चाहे वो सीओ है, चाहे वो डीओ है, जिसके अंदर सैकड़ों की संख्या में, लगभग 100 की संख्या में 24 आवर्स जो लोग हैं। इसका एक सब सेंटर गुरुग्राम में भी बनाया गया है। ये सेंटर किसी कारण से कोई विपत्ति आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, किसी कारण से फेल हो जाए, बंद हो जाए, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, टेक्निकल चीज़ में खराबी आ सकती है, तो ऐसा नहीं कि सिस्टम रुक जाएगा। इसका एक मिरर इमरजेंसी सर्विस वो गुरुग्राम में भी स्थापित की गई है। उसकी कैपेसिटी इससे 20% है, बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी सर्विस बंद नहीं होगी। और जो हमें सीडेक वालों ने बताया है कि अगर किसी कारण से गुरुग्राम भी फेल हो जाए तो फिर हैदराबाद में भी इसका डाटा हमारे पास है, तो हैदराबाद से सर्विस चालू रहेगी।
तो इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस जो है हरियाणा सरकार की ओर से शुरू कर दी गई है। कहा यही जा रहा है कि सेवा जो है 24 घंटे उपलब्ध रहेगी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग अपनी बात यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो माध्यम यहाँ पर अनेक रहेंगे सेवाओं को प्राप्त करने के, लेकिन ये सेवाएं किस तरह से कितनी कारगर साबित होने वाली हैं, कितना बड़ा परिवर्तन यहाँ पर आने वाला है सिस्टम के अंदर, उस पर हम बातचीत करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं बाल मुकुंद शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता वंदना पोपली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शंभू भद्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित मल्होत्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा, उनसे मैं जानना चाहूंगी। कुलवीर, जरा बताएं कि किस तरीके से आप देख रहे हैं सरकार की ओर से ये जो कदम उठाया गया है, एक और सेवा सुविधा की शुरुआत सरकार ने कर दी है, कितनी आप कितना आप मानते हैं कि ये जो है एक परिवर्तनकारी कदम और एक बड़ा कदम साबित होने वाला है? तैनात इस सर्विस के साथ मुख्यमंत्री ने या सरकार ने प्रदेश के लोगों को सुरक्षा का एक वादा किया है कि सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित होगी और यदि ये होता है तो निश्चित तौर पर प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। लेकिन अभी इसकी शुरुआत जो है वो होने जा रही है, लिहाजा आगे आगे इसका रिस्पांस क्या रहेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 3 साल पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल इजराइल के दौरे पर गए थे, वहां किसी क्षेत्र में उन्होंने इस तरह की सर्विस जो है वो देखी थी। और क्योंकि अपराध जो है वो होने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये आती है कि पुलिस की पकड़ से इसलिए अपराधी जो है वो वारदात को अंजाम देके इसलिए दूर रहता है क्योंकि पुलिस पर ये आरोप लगते रहते हैं कि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो काफी सुस्त है, यानी काफी देर तक पुलिस जो है वो मौके वारदात पर नहीं पहुंचती। तो यहाँ पर ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि 15 से 20 मिनट में पुलिस जो है मौके पर पहुंचेगी और यदि इस समय पर पुलिस इतने समय में पुलिस रिस्पॉन्ड करती है तो निश्चित तौर पर अपराधी जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस की पकड़ से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। ये सुनिश्चितता जो है वो तभी अभी आगे जाकर कितनी कारगर साबित होगी या फिर धरातल पर खरी उतर पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी जी, पहले भी यहाँ पर जब सरकार की ओर से महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया था, तब भी कुछ इसी तरह के जो दावे हैं वो किए जा रहे थे। लेकिन मैं चाहूंगी जरा उस ऐप की सफलता को आप बताएं, बयां करें कि आपने कैसे देखा, किस तरह से उसने काम किया, कितना कारगर वो साबित हुआ और जो कुछ सरकार ने उसके लिए प्रयत्न किया था वो कितना कारामद रहा। देखिए, जब भी कोई सर्विस शुरू होती है कायनात फर्क जरूर पड़ता है कहीं ना कहीं, लेकिन 100% हम रिजल्ट हासिल कर लें इतनी ना तो मैन पावर जो है वो देश में उपलब्ध है, ना ही टेक्नोलॉजी में हम इतने आगे हैं। हम जरूर कहीं ना कहीं एक प्रयास करके एक बेहतर उम्मीद जरूर जगा सकते हैं, लेकिन जब धरातल पर वस्तुएं आती हैं तो बहुत सारी मुश्किलें होती हैं जिनको दूर करना सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है। और ऐसे ही दुर्गा शक्ति ऐप की यदि बात करें, उससे अगर हम ये सोचने के हरियाणा में जो महिलाओं के प्रति खिलाफ जो अपराध है वो हो गया है तो ये बिल्कुल भी दावा नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं रिस्पांस इस तरह की सर्विसेज का जरूर आता है और 100% जो ये कहें कि रिजल्ट जो है उस ऐप ने दिया, ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि लगातार महिलाओं के खिलाफ जो मामले सामने आते हैं अपराध के वो अभी भी आ रहे हैं और जो पहले आते रहे हैं। तो ऐसे में अब 112 डायल इस दावे के साथ की गई है कि जो प्रदेश के लोगों की सुरक्षा है वो सुनिश्चित होगी, न केवल अपराध से बल्कि यदि आपातकालीन स्थिति में किसी को जरूरत पड़ती है, आपातकालीन सेवाएं जो हैं चाहे वो एम्बुलेंस की हो या फिर और इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं उनकी यदि किसी नागरिक को जरूरत पड़ती है तो 15 से 20 मिनट में रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो देखना होगा दावा जो है वो धरातल पर जाकर कितना खरा उतरता है। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता बाल मुकुंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाल मुकुंद शर्मा जी, आप कैसे देख रहे हैं, क्रांतिकारी कदम यहाँ पर देख रहे हैं कि सरकार ने ये उठाया है और एक बड़ा परिवर्तन अब इससे आने वाला है? बाल मुकुंद जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अब हम आपको सुन पा रहे हैं, कहिए।
मैं ये कहता हूँ जिस तरीके के दावे सरकार या प्रशासन द्वारा किए गए, अगर वो जमीन को तोड़ते हैं तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन कायनात जी, इस तरीके के हमारी पहले भी डिबेट भी आती रही है और हमारा सामना भी होता है इन चीजों से दुर्गा शक्ति एक्ट के जैसे आपने बात की, तो उस पर कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं था सरकार का। जिस तरीके से हमारे विशेषज्ञ ने भी बताया, दुर्गा शक्ति एक्ट के कितनी कंप्लेंट आई, कितना उनका हल हुआ, कितनी रजिस्टर्ड हुई, कितनी नहीं हुई, मॉनिटरिंग व्यवस्था नहीं है। जो हमारे शासन के लोग हैं, मंत्री महोदय हैं, मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो झंडा दिखा करके रवानगी करके चले जाते हैं। अब ये डायल 100 पर आप आ जाइए, इसको मैंने बारीकी से हमने इन पर नजर रखी है। आज से 2 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू होना था, खुद मुख्यमंत्री ने नींव रखी थी इसकी और एक टाइम बाउंड दिया था कि भाई इतने बजे इस टाइम पे मुझे शुरुआत इसकी चाहिए। पूरा 2 साल हो गए, तो जो बनाने वाली जो एजेंसी थी पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन की, नहीं, वो तो कह सकते हैं ना कि कोरोना की वजह से भी, महामारी की वजह से भी थोड़ा सा चीजें डिले हुई हैं, लेट हुई हैं। मैं वही बताना उसकी बात पे ले रहा हूँ। देखिए, अगर हम लोग क्योंकि जमीन पर रहते हैं तो पूरा अवलोकन आप लोगों को भी बताएंगे और हो सकता है भविष्य में भी आप इसकी तैयारी करें। 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, जैसे आज आपने ये रखी डिबेट, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये सबसे बड़ा जुड़ा हुआ है मुद्दा है समाज के लिए, महिला सुरक्षा और बाकी चीजें भी इससे जोड़ी गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर आप लोगों की डिबेट देखने के बाद सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको एहसास होना चाहिए कि मॉनिटरिंग व्यवस्था जिस तरीके से बताया गया जीपीएस सिस्टम लगेगा, इस पे हर महीने खुद मंत्री महोदय या सरकार के जो लोग हैं वो अगर मॉनिटरिंग करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा। दुर्गा शक्ति एक्ट में आप मानोगे नहीं, मैं आज आपको ऑन रिकॉर्ड और एयर ये बात कह रहा हूँ कि कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी कि कितनी शिकायत आई, कितने का हल हुआ, क्या उसका समाधान हुआ, कोर्ट में कितना जल्दी चालान पेश किया गया, केस किया भी गया या नहीं किया गया। इसमें एक कॉल डिटेल का अगर मॉनिटरिंग होगी तो ये बहुत अच्छा कदम है, अगर नहीं होगी तो ये सफेद हाथी साबित हो जाएगा। तो यहाँ आपको लगता है कि मॉनिटरिंग एक बड़ा मसला है जिस पर सीधी नजर जो है गृह मंत्री की और मुख्यमंत्री की होनी चाहिए। जी, ये बिल्कुल जरूरत है इस चीज की, क्योंकि हमने देखा है हम क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और समाज के इस तरीके की समाज में ये जाएगी, ग्रामीण क्षेत्र में, दूर दराज के इलाकों में अगर वहां से कॉल आती है तो ये रिस्पॉन्स करते नहीं करते। पुलिस प्रशासन है, इतने अधिकारी हैं वहां पर, इतने वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो अपने आप में सक्षम है इस तरह की चीजों को हैंडल करने में, संभालने में? मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग शासन के लोग, आज मैं प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहा हूँ या वंदना जी बीजेपी की तरफ से बोलेंगे, हमारी जिम्मेवारी है। लोगों ने हमको चुन के भेजा है, चाहे भाजपा की सरकार हो, कल हमारी सरकार भी, आगे हमारी सरकार आई। जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, ये तो इस तरीके से अगर मॉनिटरिंग नहीं हुई, इन्हीं गाड़ियों का आप देख लेना घरों में प्रयोग हो जाएगा। जो अधिकारी बड़े बड़े वो अपने लिए निजी के लिए प्रयोग करने लग जाएंगे। अगर इस पे जीपीएस सिस्टम और मॉनिटरिंग होगी कि भाई कितनी कॉल आई, खासकर ये देखना आप, जैसे पंचकुला शहर है, अम्बाड़ा है, शहरी क्षेत्र में ये लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल में, अब जैसे आपने 15 मिनट की कॉल बताई, तो जैसे सदर थाने के गाँव लगते हैं, वो गाँव में जाएंगे नहीं जाएंगे, और जो मॉनिटरिंग आई क्या उस पर फिर आगे एफआईआर लॉज हुई इनकी तरफ से, क्योंकि अगर अपराध हुआ था एफआईआर भी लॉज होगी। इसको चेक एंड बैलेंस, मैं इसके बारे में और बहुत चीजें बता सकता हूँ, लेकिन समय का शायद अभाव आपके पास। चलिए, बिल्कुल मैं इस पर आऊंगी, आपसे बात करेंगे वंदना जी से। वंदना जी, क्या कहेंगे यहाँ पर, क्या यहाँ भी मॉनिटरिंग को लेकर सवाल खड़ा हो सकता है, मसला खड़ा हो सकता है? ये जो इतनी बड़ी परियोजना शुरू की गई है, क्या ये पूरी की पूरी ध्वस्त हो सकती है अगर मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं की गई? क्योंकि सवाल यहाँ पर उठाए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता बाल मुकुंद शर्मा ने कि मॉनिटरिंग जो पहले ऐप सरकार की ओर से लॉन्च किया गया था उसकी नहीं हुई, तो नतीजा यहाँ पर 0/0 दिखाई दिया। इस बार भी क्या इस तरह का होगा? देखिए कहना जी, हरियाणा को जो मनोहर सौगात आज मिली है, मुझे लगता है कि उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि उसकी मॉनिटरिंग होगी। कितने समय में जो है विकल्प होता है और लोगों जो ग्रीवेंस है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके पास कितनी देर में मदद पहुंची है और उसका रिव्यू भी किया जाएगा। ये तो मुझे लगता है कि पहले से सभी चैनल्स पर भी चल रहा है, आपने भी इसको कवर किया होगा। लेकिन आज आपने जब शुरुआत की तो आपने एक बात की कि नंबर बदल गया है पुलिस का, नंबर ही नहीं बदला है, बहुत कुछ बदल गया है। नया हरियाणा, उन्नत हरियाणा, हाईटेक हरियाणा बन चुका है। हम क्या करते थे, बहुत समय पहले हम देखा करते थे कि विदेशों में किस प्रकार जो है पुलिस की गाड़ी इमीडिएटली पहुंच जाती है, एम्बुलेंस इमीडिएटली पहुंच जाती है। हम लोग सोचा करते थे कि हमारे यहाँ कब ऐसा होगा। और ये बहुत महत्वाकांक्षी जो परियोजना थी, हमारे चाहे
चाहते थे कि इस परियोजना को हम जल्दी से जल्दी इसको शुरू करें। डायल 112 को शुरुआत करने में समय जरूर लगा, कोविड की वजह से हमें समय लग गया, लेकिन आज ये शुरू हो गई है। कल सुबह 8 बजे से ये एक्टिवेट हो जाएगी। जहाँ पर लोग क्वेश्चन उठा रहे थे कि पिज्जा पहुंचने की गारंटी है कि 30 मिनट में पिज्जा पहुंच जाएगा, पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाती? तो उस तरफ सोचना, उसको एक्शन में लेकर आना, मुझे लगता है मेरी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी है। और सबसे बड़ी बात, जितनी भी गाड़ियां सभी जीपीएस से लोकेटेड होंगी, पंचकुला में का हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर से इमीडिएटली जो न्यूज है जहाँ पर क्राइम हुआ है वहां पर पहुंचेगी और वहां पर मदद पहुंचाई जाएगी। गाड़ियों में भी जीपीएस है, पंचकुला में भी, वहां पर भी सिस्टम ड्राइवर की मॉनिटरिंग की जाएगी, गाड़ी कितनी देर में पहुंच रही है, चल पड़ी या नहीं चल पड़ी, हर एक चीज मॉनिटरिंग पर ही बेस्ड है। जिस पर आप क्वेश्चन मार्क्स लगा रहे हैं, हर एक चीज मॉनिटरिंग पर बेस्ड है। तो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन है इसका विभाजित क्वेश्चन नहीं है। मुझे लगता है हरियाणा को बहुत अच्छी सौगात मिली है, जहाँ पर भी क्राइम होता है या कहीं पर कोई एक्सीडेंट होता है, 15 मिनट की बात करें कि 15 मिनट तक उसको हेल्प पहुंचाई जाएगी। यहाँ पर अभी आपने एक प्रश्न और किया था, शुरुआत में आपने कहा था कि अनिल विज ने कहा कि सिस्टम भेदभाव नहीं करेगा, तो आपने कहा कि शायद पहले भेदभाव होता होगा। उसका जवाब मैं ये देना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि सिस्टम भेदभाव नहीं करेगा। मनुष्य भेदभाव कर सकता है लेकिन सिस्टम भेदभाव नहीं करेगा। तो काउंट करके बता देगा ये जो गाड़ी है वो नहीं पहुंची समय पर और वहीं पर एक्शन हो जाएगा। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। वंदना जी, ये सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि जब सीएम विंडो की शुरुआत हुई थी तब यही हुआ था कि सीएम विंडो पर आप कोई भी शिकायत करें उसका निवारण जो है जल्द होगा, समय सीमा के अंतर्गत होगा। लेकिन उसको लेकर भी कई लोगों की शिकायतें सामने आई कि शिकायत कई बार कर चुके हैं सीएम विंडो पर, लेकिन निवारण भी नहीं होता है और अब तो सुनवाई होना भी बंद हो चुकी है। सवाल इसलिए था कि सिस्टम जो है ये नहीं सुधरता है, नई नई चीजें तो ऐड ऑन होती हैं, लेकिन आखिर यहाँ पर कब सुधार होगा, कैसे बदलाव होगा? देखिए कायना जी, मुझे लगता है कि कोई भी अगर नई चीज शुरू होती है तो सरकार की तरफ से प्रयास है। 3 लोग उसमें इंक्लूडेड होते हैं, जनता इंक्लूडेड है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं और सरकार है। हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छा स्टेप लिया, हम इसको मॉनिटरिंग भी करेंगे। मुझे याद है बहुत समय पहले की बात है, क्या कहा जाता था कि जनधन खाते क्यों खुलवा दिए। आपने देखा कोरोना के समय में सीधा अकाउंट में उनके पैसे पहुंच के 2-2 हजार में पहुंच गए। ये कहा गया कि जो डिजिटलाइज जो कैशलेस लेन देन है ये शुरू किया गया। मुझे लगता है कोरोना के समय में हम सबसे ज्यादा हमारे को अच्छी कंडीशन ये रही कि हमें कैशलेस लेन देन की तरफ बढ़ गए, तो हमें खतरा कम रहा। और उसके बाद किसानों के खातों में सीधा पैसे पहुंच रहे हैं। ई टेंडरिंग के माध्यम से टेंडर में कोई गड़बड़ रहने की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन कई लोग कोशिश करते हैं गड़बड़ को करने के लिए, लेकिन हमारा पूरा ध्यान है उस चीज पर। और जब सब चीज कंप्यूटर के हाथ में आ जाती है, आपने देखा उनके से टीचर की ट्रांसफर लोगों की जेब में पहले डाला जाता था, पर्ची डाली जाती थी ट्रांसफर जी मंत्रियों की जेब में, अब एक केस पर सबकी ट्रांसफर हो जाती है। तो कई बार एक सवाल ये भी है कि इससे पहले भी हमने कई और दूसरे राज्यों में देखा है इसी तरह की सेवा की शुरुआत होते हुए। अगर ज्यादा दूर न जाएं तो उत्तर प्रदेश को देख लें, वहां भी डायल 112 शुरू की गई थी। पहले डायल 100 थी लेकिन बाद में 112 उसका नाम कर दिया गया। तो वहां पर भी देखा गया कि अपराध का जो ग्राफ है कोई इतना ज्यादा नीचे नहीं आया है। यहाँ हम ये जानना चाहते हैं, प्रदेश की जनता भी ये जानना चाहती है कि ये जो सेवा शुरू की गई है ये किस तरह से अलग होगी उस सेवा से। क्या यहाँ पर पूरा लाभ जो सरकार की ओर से कहा जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है, क्या वो मिल पाएगा? देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में तो योगी जी आए तो बहुत कुछ बताया गया है और क्राइम का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। लेकिन आज जब मैं ये पूरा प्रोग्राम चल रहा था तो उसको मैं सुन रही थी, तो जो हमारे डीजीपी हैं मनोज जी, उन्होंने कहा कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है उसमें बदलाव नहीं किया। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती क्या सिचुएशन रही, लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है ज्यादा बदलाव नहीं किया। हमने एक नई बिल्डिंग बनाई, इसके अलावा हमने 152 करोड़ का वर्क ऑर्डर दिया है, हमने 640 नई गाड़ियां खरीदी है जिसमें जीपीएस ओरिएंटेड है। तो ये सब चीजें पूरा सिस्टम बदला है सबसे पहले और फिर उसको शुरुआत की। अगर पुराने सिस्टम के साथ उसको शुरू करते तो एक सिर्फ आपके हिसाब से वो नंबर ही बदलता और कुछ नहीं बदलता। तो हमने पहले सिस्टम लगाया है, पंचकुला में हेडक्वार्टर बनाया है, हेडक्वार्टर में जाकर जो है सारी रिपोर्टिंग होगी, जीपीएस से लोकेशन होगी। जब पूरा सिस्टम बदल चुका है तो ऑटोमेटिकली चीजें जो है और बेहतर ढंग से सामने निकल कर आएंगी। शंभू भद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। शंभू भद्रा जी, सिस्टम बदल गया है, अब आप देख रहे हैं कि पूरा जो रवैया है काम करने का वो भी बदलेगा, कामकाज में बड़ा परिवर्तन आने वाला है और जो
अभी तक प्रॉब्लम्स दिखाई देती थी वो अब खत्म हो जाएंगी। ऐसा तो नहीं है कि केवल एक नियम के लागू हो जाने से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सरकार पहले भी सीएम विंडो की कोशिश की थी जन शिकायतों को लेकर के, लेकिन सीएम विंडो की सफलता आप सबके सामने है कि अभी क्या स्थिति होकर के रह गई है। इससे पहले आप देखिए कि एम्बुलेंस सेवा के लिए एक नंबर डायल करना होता है। आम पब्लिक को एम्बुलेंस सेवा मिलती भी नहीं है आसानी से। तो सेवा ये बात है। इससे एक डायल 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम को शुरू करने से सिर्फ एक चीज होगा कि जो चंडीगढ़ में यानी हमारी राजधानी में जो कंट्रोल रूम होगा पंचकुला में, वहाँ तुरंत यहाँ की कोई घटना घटेगी प्रदेश में कहीं भी तो उसके पास रिकॉर्ड चले जाएगी। अभी तक ये थाना या जिला स्तर पे कंट्रोल होता था तो ये अपने मनमर्जी करते थे या देरी करते थे, तो उनको एक जो पुलिस तंत्र है उनमें एक भय रहेगा कि ये सूचना सिर्फ अब हमारे पास नहीं है, ऑलरेडी ऊपर तक है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए वो मजबूर होंगे। इस तरह के दबाव तो पुलिस पे पड़ेंगे, लेकिन जो हमारी पूरी पुलिस व्यवस्था है जिसमें कि पुलिस की कमी, संसाधन की कमी, गाड़ियों की कमी, यहाँ तक कि थाने में बैठने की अच्छी जगह तक नहीं है, अच्छा पानी पीने का पानी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे थानों में। तो यही कहने का मतलब जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा वर्क नहीं कर रहे हैं, मेन पावर पे अच्छा वर्क नहीं कर रहे हैं, पुलिस को हम आज के क्राइम के हिसाब से ट्रेन नहीं कर रहे हैं, केवल सिस्टम बना देने से सिस्टम वर्क नहीं करता है। आपने देखा कि हमारे देश में या खास करके हरियाणा में ही आप देखिए तो कई सारे सिस्टम बनाए गए ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, लेकिन वो सिस्टम में जो काम कर रहे हैं आदमी तो वही है, मानसिकता तो वही है। हमारी जो सरकारी अफसरशाही है उनकी मानसिकता तो वही है कि वो अंग्रेजों के जमाने के स्टाइल से काम करते हैं, आई एम द बॉस, आई एम द सुपर। पब्लिक के प्रति जन समर्पण की भावना तो रहती नहीं है उनमें। तो ये हर एक डिपार्टमेंट में आप देखते हैं, केवल ये पुलिस की बात नहीं है। आप बिजली की शिकायत करने जाएं तो समस्या है, आप पानी की शिकायत करने जाएं तो समस्या है, आपको राशन कार्ड बनवाना हो तो समस्या हो, जन प्रमाण पत्र बनवाना हो तो समस्या है। यानी कोई भी सरकारी दफ्तर से अगर आपका कोई काम पड़ता है तो वो लगता है कि अगर वो काम आपका हो गया है तो लगता है कि आपने युद्ध जीत लिया है। तो यानी ये सिस्टम है कि हमारा सिस्टम कई जगह पर लोगों के साथ में मिसबिहेव की घटनाएं भी सामने आती हैं, सुनते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं। अपराध का देख लीजिए, हरियाणा में हर दिन करीब 39 महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है इस वक्त, सभी चीजें रहने के बाद भी। तो कहने का मतलब कि आप सिस्टम कुछ भी कर रहे हैं, अपराध पे तो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक आंकड़ा दिया है, ऐसे रेप है, मर्डर है, बहुत सारी चीजें अलग अलग घटनाएं हैं जो कि अपराध हो रहे हैं। आप देखिए कि रोहतक, सोनीपत किस तरह से अपराध का हब बनता जा रहा है। कभी भी किसी की मर्डर की हत्या हो जाती है, कभी भी किसी की गाड़ी छीन ली जाती है दिन दहाड़े, और पुलिस वाले खुद भी अपराध के शिकार बनते हैं। तो कहने का सेंस कि आप इस पे नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें भी आप अच्छे से नियंत्रण कर सकते थे। केवल ये डायल 112 बना देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हाँ देखिए, समस्या में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट अगर होता है तो अच्छा है, स्वागत करना चाहिए हमें इसका। वंदना जी, देखिए मुझे थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन जो मुझे समझ आया उसके हिसाब से सबसे पहले इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की कि सिर्फ एक डायल 112 को लगा देना ही बहुत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाना भी बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लगातार काम कर रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट पुलिस में वो भी किया गया है। इसके अलावा 5 पुलिस मुख्यालय खोले गए हैं, फरीदाबाद में कुछ किए हैं, साइबर क्राइम खोले गए हैं, फोरेंसिक लैब की जो प्रयोगशाला है वो भी मधुबन में खोली गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जो मेरी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। और दूसरा जो मुझे लगा कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा आपने बोला कि क्राइम जो है वो क्राइम पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन सब के बावजूद। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूरे विश्व में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जो हम कह दें कि क्राइम मुक्त हो गया है, लेकिन उसको मिनिमाइज करना, जितना कम से हम कम कर सकते हैं उतना हमारा प्रयत्न है। और हम अपराध मुक्त भी चाहते हैं,
जो जनता है उसकी भी सहायता चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि अपराध हो जाते हैं, कंप्लेंट महिलाओं के खिलाफ खासकर कंप्लेंट ही नहीं की जाती है, तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो सरकार है प्रतिबद्ध है, हम चाहते हैं कि अपराध मुक्त राज्य हो और उसी दिशा में ये कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो सिर्फ डायल 112 के लिए इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया गया कि पंचकुला एक नया भवन बनाया गया, यहीं से जो है पूरा डायरेक्ट थ्रू डॉक्यूमेंट हरियाणा में अगर कहीं से कोई कंप्लेंट आती है तो इमीडिएटली वो जाएगा उस एरिया में, एरिया के पुलिस स्टेशन में, और वो देखेंगे कि कितने स्किल से उन्होंने काम करना शुरू किया, वो पहुंचे या नहीं पहुंचे, और जब वो पहुंच जाते तो उसके साथ क्या किया। तो मॉनिटरिंग इम्पोर्टेंट है, मॉनिटरिंग नहीं की जाएगी ताकि अपराध जो है उसको मिनिमाइज किया जाए। अगर अपराध हो गया है तो एक शंभू भद्रा जी ने एक बात ये भी कही थी कि ठीक है, जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग पर भी वो आधुनिक तरीके से चीज़ों के साथ कैसे डील कर सकते हैं, उस तरह से उस हिसाब से वो ट्रेनिंग होना भी ज़रूरी है, जिस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पुलिस ट्रेनिंग के स्कूल भी अलग से खोले हैं, तकरीबन 22 पुलिस स्कूलों की स्थापना की गई है जिसमें उनकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग पर भी पूरा ये ध्यान है, हर एक एस्पेक्ट पे हमारा ध्यान है कि ताकि जो हमारा राज्य है अपराध मुक्त हो, ट्रेनिंग दी जाए, हाईटेक को बनाया जाए। ऐसा नहीं कि जिसे पकड़ा दिया और कोई नहीं पता कि जिसे कराया जा रहा है, तो पहले ट्रेनिंग देकर फिर उसके बाद आप देखिए नए अपॉइंटमेंट हुए हैं। जब नए अपॉइंटमेंट होंगे तो 4500 कर्मचारी को लगाया गया है, तो उनको पूरा ट्रेन करके ही तभी वहाँ पर बिठाया गया है ताकि कोई मुश्किल ना आए। कुलवीर जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? सर्विस की शुरुआत हुई है, हमें स्वागत करना चाहिए, लेकिन यदि सरकार ये दावे करे कि इससे हम युग परिवर्तन जो है वो कर सकते हैं मनमाफिक, वो दावे जो हैं वो इसके आगे जाकर ही देखने होंगे, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो आती हैं, चाहे वो इससे पहले कई योजनाएं जो हैं वो चली हैं, दुर्गा शक्ति ऐप की बात करें, सीएम विंडो की बात करें, महिला थानों की जो शुरुआत की गई थी उनको भी हमने देखा कि महिला थानों में किस तरीके से व्यवहार जो है वो हुआ है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं असर जो है वो जरूर होता है और हमें स्वागत करना चाहिए। यदि कोई बात या कोशिश जो है वो सरकार करती है, बेहतरी के लिए करती है, हमें स्वागत उसका करना चाहिए। लेकिन अभी से पहले ही हम यदि ये दावे करने लगे कि इससे बिल्कुल ही हम 100% जो है वो रिजल्ट ले लेंगे, उसके लिए मैं आपसे इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ बार बार कि आप बहुत करीब से चीज़ों को देखते हैं। हरियाणा में आपने बहुत नज़दीक से हर एक चीज़ को देखा है, समझा है। यहाँ के लोगों की पृष्ठभूमि, यहाँ पर जिस तरीके की समस्याओं से वो दो चार होते हैं और जो चीज़ें उन्हें रोज़मर्रा के जीवन में अपने सामना फेस करनी पड़ती हैं, आप सब देख रहे हैं। सरकार की तरफ से ये जो शुरुआत हुई है, मैं आपसे इसलिए ये जानना चाह रही हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या ये अपने आप में काफ़ी है? क्या ये जो हाईटेक एक सुविधा शुरू करने की बात की गई है, क्या ये उतनी हाईटेक उनके लिए साबित हो पाएगी? इस तक पहुंच पाना या इस तक रीच बना पाना उनके लिए जो है वो बहुत आसान होने वाला है या बहुत ज़्यादा उनके लिए भी मुश्किलात यहाँ पर सामने आने वाली हैं? अभी तक किस तरह के इस तरह के चीज़ों को या सेवाओं को लेने के लिए वो कैसे जूझ रहे थे? देखिए, कहना निष्ठा की जरूरत होती है, ईमानदारी की जरूरत होती है और अपने कर्तव्य के प्रति जो ईमानदारी है या डेडिकेशन है उसकी जरूरत होती है। इससे पहले पुलिस स्टेशन है, पुलिस है, ऐसा नहीं है कि पुलिस का काम नहीं है अपराध को रोकना, अपराध रुका नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्रवाई है, कार्य प्रणाली है, उसमें सुस्ती दिखाई देती है। सरकार की जो है वो कमियां नजर आती हैं। तो ये कमियां यदि दूर होंगी तो निश्चित तौर पर रिजल्ट आएंगे। ऐसा नहीं है, 112 जो सर्विस शुरू की गई है, ये पहला कोई कदम है। इससे पहले कई कदम उठाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं निष्ठा या फिर ये कहें कि ईमानदारी की जो कमी रह जाती है, उसकी वजह से समस्याएं पैदा होती हैं। और इस सर्विस के बाद भी यदि निष्ठा और ईमानदारी में कमी रही तो निश्चित तौर पर इस सेवा से भी हमें कोई बेहतर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार ने सेवा शुरू की है, इंतजार जरूर करना चाहिए कि हो सकता है कि कुछ बदलाव के साथ सरकार अब आगे कदम बढ़ाना चाह रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया कुलवीर इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाल मुकुंद शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये सेवा जो है शुरू हो गई है और इसको लेके काफ़ी उम्मीदें भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं।
पहले भी चीजें इसी तरीके से चल रही थी, या आपको लगता है कि ये जो परिवर्तन सरकार ने किया है ये कुछ नया देखने को मिला है? देखिए कायनात जी, जैसे आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, और उत्तर प्रदेश में पहले डायल 100 थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे यहाँ जब शुरुआत की शिलान्यास किया था डायल 100 ही थी, और ये उत्तर प्रदेश के तर्ज पे इसका निर्माण किया है, क्योंकि मेरा कुछ संपर्क रहा है अधिकारियों से। जब इसकी शुरुआती दौर में निर्माण हुआ तो मुख्य अभियंता हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के मुख्य अभियंता संजय महाजन जी और कार्यकारी अभियंता राजपाल सिंह जी, वो स्पेशली लखनऊ गए थे और वहाँ विजिट करके आए थे, पूरा जो उसका कार्यक्रम वो देख के आए थे। लेकिन उसके बाद कोई भी पुलिस अधिकारी ने ना तो वहाँ विजिट की, ना उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में कोई अवलोकन किया। यही मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ चली हुई एक योजना थी, तो हमारे अधिकारी समय समय पर विजिट करते उत्तर प्रदेश में, तो और अच्छे परिणाम आ सकते इन चीजों के। दूसरा, आपने जैसे महिला थानों की बात की, आपको जान करके ताज्जुब होगा कितने हरियाणा में महिला थाने हैं, किसी में एक भी महिला ड्राइवर नहीं है। जब वहाँ महिला ड्राइवर नहीं है, अगर वो विजिट करने कहीं जाते हैं या किसी भी की गिरफ्तारी दिखाते हैं या किसी महिला को साथ लेके जाते हैं, तो आज तक हरियाणा सरकार ने महिला ड्राइवरों के लिए कोई निमंत्रण नहीं मांगा, कोई भर्ती नहीं की है। तो जब आप महिला थाने बढ़ा रहे हैं, महिला थानों में स्टाफ भर्ती कर रहे हैं, तो क्या वहाँ महिला ड्राइवरों की जरूरत नहीं है? तो मेरा ये कहना है कि ये जो अधिकारी बैठे हैं उनको समय समय पर इतने जिम्मेवारी के साथ इन चीजों का एहसास होना चाहिए कि जब हम 40 महिला थाने आज हरियाणा में कार्यरत हैं, तो वहाँ कम से कम 80 महिला ड्राइवर, और ये जो गाड़ियाँ हैं 630 गाड़ियाँ बताई आज मुख्यमंत्री जी ने खुद, तो इनमें कितनी महिला ड्राइवर होंगी? जब हम आधी आबादी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, तो आपको जवाबदेही तो होनी चाहिए ना, कितनी महिलाएं ड्राइवर होंगी? कम से कम शहरी क्षेत्रों में उनका परीक्षण किया जाता है। तो इस तरीके की नई चीजें समाज में भागीदारी देने के लिए, एक आधी आबादी को भागीदारी देनी है, तो वो चीज भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और मैं फिर कहता हूँ, इसीलिए शासन के लोगों की भागीदारी जरूरत है कि शासन के जो लोग, वंदना पोपली जी बैठी है, खुद एक बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात रखती हैं, तो ये लोग वहाँ तक बात पहुँचाएं कि भाई महिला ड्राइवर इसमें कितनी है, और हम इसको मॉनिटरिंग करेंगे, या इनको जोड़ा जा सकता है, जो हमारी महिलाओं की सदस्य है कोई भी, तो उनको जोड़ा जा सकता है। जवाबदेही तो सुनिश्चित होनी चाहिए ना। तो हम लोग अधिकारियों के ऊपर है, हमारी जिम्मेवारी समाज में ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि हमारी जवाबदेही भी ज्यादा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बार बार समय समय पर अवलोकन होगा तो पुलिस अधिकारी सख्त रहेंगे, अदरवाइज तो ये जो गाड़ियां दी गई है इनका घरों में प्रयोग होगा, क्योंकि मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी खुद इनका प्रयोग करेंगे। अब आप कुछ समय के बाद देना, इनका सीपीएस सिस्टम खराब हो जाएगा, ये तो सामने दिखाई देने वाली समस्या है। इसलिए ये तो लगातार अगर इसको सफल बनाना है, मॉनिटरिंग शासन के लोगों को होनी चाहिए, चेयरमैन वगैरह को इसके ऊपर लगाना चाहिए। नहीं, विपक्ष में रहने के नाते ये काम तो आप भी कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो सवाल तो आप भी उठा सकते हैं, मुद्दा उठा सकते हैं। तो बात रखी, हमने आपको शुरू से लेकर के आखिरी तक बताया, हमने उन अधिकारियों का नाम भी इसलिए बताया कि ये लोग वहाँ से लखनऊ गए, विजिट करी बनाने में, ये काबिल तारीफ है। लेकिन आगे वाले अधिकारियों को, IPS ऑफिसर जो रिस्पॉन्स टीम के नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी तो जाकर के देखें क्या उसके अच्छे पहलू है, क्या बुरे पहलू, और क्या हम सुधार कर सकते हैं, तभी तो कोई चीजें आगे बढ़ेगी ना। ये सुझाव विपक्ष होने के नाते हम दे रहे हैं, इम्प्लीमेंट करना वंदना पोपली जी को है, इनकी सरकार को। वंदना जी, नौकरशाही के काम करने के ढंग को लेकर ही बार बार सवालिया निशान जो है लग जाता है। कई बार ऐसी भी चीज़ें देखी गई हैं कि लोग कहते हैं कि भाई हमने कॉल किया या शिकायत की, लेकिन जवाब जो है कुछ मिला नहीं, या मिला तो कुछ अटपटा सा टेढ़ा जवाब जो है वो दिया गया है। इस बारे में शिकायत करते हैं तो समझ नहीं आता है कि आगे किसको अपनी बात पहुंचाएं, किसके सामने अपनी बात रखें, ये शिकायत किसको करें, क्योंकि जांच जो होती है, जांच किस स्तर पर होती है, कहाँ होती है, कब तक होती है, ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो ये जो पारदर्शी एक कहा जाता है कि सिस्टम है, वो बहुत जगह पर जाकर अपारदर्शी हो जाता है। देखिए, सबसे पहले कहना इसको समझना होगा कि हमारी नीयत बिल्कुल साफ है और हम बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं प्रदेश की जनता के लिए। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जितनी भी डिबेट होती हैं उसमें, चाहे मेरे बड़े भाई बैठे यहाँ पे बालूसिंह जी या कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता होते हैं, वो कभी भी ये नहीं बता पाते कि हमने अपने समय में क्या किया। वो कभी भी कंपैरिजन नहीं करते हैं। वो कंपैरिजन करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और मुझे मालूम है हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा कर रहे हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ नहीं किया गया इस क्षेत्र में? जी जी, और मुझे याद है जो टेलीफोन का भी अगर कनेक्शन लगवाना हो तो मंत्री जी के यहाँ से लेटर लिखा, चिट्ठी लिखा आती थी या फोन आता था, तब कनेक्शन लगा करता था। अभी बालू सिंह जी ने कहा कि जो ये गाड़ियाँ हैं ये घर में पहुँच जाएंगी। मुझे बड़ी हैरानी हुई, जिसका पुलिस का पूरा पेंट किया हुआ है और वो गाड़ी कैसे यूज
सीधी सी बात ये है कि इतनी बड़ी सोच रखना कि अगर कहीं पर क्राइम हुआ है तो 15 मिनट के अंदर गाड़ी नहीं, पहुंचाना, ये जी। बहुत बड़ी सोच है। उसको इम्प्लीमेंट करना और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से सामने आएगा। और जहाँ तक आप बात करें अधिकारियों की, हो जी। सकता है कि कुछ एक अधिकारियों की मानसिकता इस तरह की होती हो, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अगर किसी को ठीक करने की आवश्यकता पड़े तो भी ठीक करेंगे, क्योंकि सबसे प्रमुख चाहे वो जनता है, जनता से ऊपर कोई नहीं है। वो अधिकारी इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको जनता के लिए काम करना है, और हम लोग भी इसलिए बैठे हैं कि जनता के लिए काम करना है। जनता को थोड़ा और जागरूक होना है। अगर लगता है कहीं पर कोई गड़बड़ तो इमीडिएटली कंप्लेंट करिए और ऊपर के अधिकारी के पास जाइए और 100% इम्प्लीमेंटेशन होगा। आप अपने विधायक के पास जाइए, मंत्रियों के पास जाइए, इम्प्लीमेंटेशन जरूर होगा। दरवाजा लॉक करेंगे तभी खुलेगा, दरवाजा खटखटाए बगैर नहीं खुल सकता। वंदना जी, एक और मैं आपसे ये इस पे बात करना चाह रही थी कि आजकल क्राइम जो है, ठीक है फिजिकली भी लोगों के साथ में होता है, लेकिन आजकल साइबर सुरक्षा जो है वो भी एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। तो साइबर ठगी के भी कई मामले हम देखते हैं, साइबर क्राइम जो है वो भी आम होता जा रहा है। क्या इस दिशा में भी ये डायल 112 जो है वो कारगर साबित होने वाला है, कारआमद साबित होगा? देखिए, क्योंकि ये पूरा डायल 112 सोशल मीडिया से भी जुड़ा रहेगा और बिल्कुल मुझे लगता है कि पूरा कारगर साबित होगा। अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह से ऑनलाइन ठगी होती है तो भी उसके बारे में वो इमीडिएटली रिपोर्ट भी कर सकते हैं और उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। अब कई बार क्या रहता है कि ऑनलाइन ठगी में बैंकों की तरफ से बार बार रिक्वेस्ट आती है कि आप अपना पिन कोड नहीं बताइए, लेकिन वो अपना पिन बता देते हैं, एटीएम पिन बता देते हैं। तो वो थोड़ा सा जागरूक करने की भी आवश्यकता है, वो भी जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ ये सोशल मीडिया से भी जुड़ा रहेगा 112, तो भी उसमें उनको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। इसी बीच हमारे साथ अमित मल्होत्रा भी जुड़ गए हैं। आप एक साइबर एक्सपर्ट हैं। अमित, बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, सरकार ने जो आज डायल 112 की शुरुआत की है, ये सोशल साइट्स के थ्रू भी जो है वो मदद करेगा, वहाँ से भी कनेक्ट रहेगा। तो ये जो साइट है, सोशल साइट से जब जुड़ती है तो आप कैसे देखते हैं कितना काम करेगी? क्योंकि अभी तक जो नेटवर्किंग हम देखते हैं बहुत ज़्यादा स्लो रहती है और उतना तेज़ी से रीच नहीं हो पाती है। क्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि ओवरलोड होने वाला है अब यहाँ पर, या फिर आराम से लोगों तक पहुँचने में ये बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा? मैम, बेसिकली देखा जाए, अगर ये जो साइबर क्राइम है ये कैसा क्राइम है, क्योंकि बेसिकली इंटरनेट पे किया जाता है। जब हम लोग इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं तब ये क्राइम हमारे साथ घटित होता है। तो आजकल जितने ज़्यादा लोग हैं तो ये सारे के सारे लोग क्या है कि इंटरनेट की यूजेज बढ़ा चुके हैं, तो इसलिए ये क्राइम का रेट बढ़ रहा है। तो जैसे कि अगर आप देख रहे हैं कि अगर ऑनलाइन में सपोर्ट मिल सकता है तो बहुत अच्छी बात है इसके लिए, लेकिन क्या है कि सबसे पहले हमें खुद अवेयर इधर होना पड़ेगा, अपने आसपास के लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, ताकि हमारे आसपास के लोग, हम लोग एक साथ अवेयर होके इस क्राइम को रोक सकें। क्योंकि आने वाले टाइम पे ये क्राइम और ज्यादा बढ़कर आएगा सामने, और इतना ज्यादा बढ़ के आने से क्या है कि हम लोग इस चीज को रोक नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर चैलेंजेस आप किस तरह से देख रहे हैं, खुद पुलिस डिपार्टमेंट के सामने, लोगों के सामने, और ये जो डायल 100 की जो एक सेवा शुरू की गई है इसके सामने? मैम देखिए, जो ये चैलेंजेस हैं, ये इधर इस टाइप के चैलेंजेस हैं कि आए दिन रोज कोई ना कोई इस साइबर क्राइम इन अपराध का शिकार हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी हम इंटरनेट चलाते हैं तो हम नहीं जानते कि हम किस जगह क्लिक करें, कैसे क्लिक करें, हमारे पास है कि नहीं है। हम आने वाले साइट को जो खोल रहे हैं वो रियल है कि फेक है। जो कि हाल फिलहाल इस टाइप की कई साइट्स आ गई हैं कि आपको लालच देती है, आपको पैसा देती है, आप उसके अंदर डूब जाते हैं, आप फंस जाते हैं उनके साथ, और वो आपका पूरे के पूरे अकाउंट खाली कर जाती है। मतलब ऐसी कुछ चाइनीज ऐप भी हैं, कुछ चाइनीज साइट्स भी हैं, और श्रीलंका की भी काफी साइट्स हैं। तो एक जो नॉर्मल यूजर है वो जब इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है, उसको इंटरनेट पे कोई भी लालच दिया जाएगा तो वो उस लालच का शिकार होगा। और उसके साथ साथ अगर वो अवेयर बिल्कुल भी नहीं होगा तो वो बिल्कुल 101% लालच में फंसेगा। तो मेरे पास डेली केसेस आते हैं, मैं उनके केसेस को स्टडी करता हूँ, देखता हूँ और सॉल्व भी करते हैं। लेकिन काफी सारे केस सॉल्व इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हमने खुद अपनी गलती से अपना अकाउंट नंबर, अपना OTP, अपने पासवर्ड शेयर किए हैं। तो उस केस में क्या कि 112 नंबर की हमारी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। जब हम अपनी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सामने वाले को खुद दे देंगे तो 112 नंबर तो सिर्फ हमें उस घटना से बचाने के लिए हमारी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन सामने वाला जो भी क्राइम कर रहा है वो अगर बिल्कुल ही फेक चीजें लेके चल रहा है तो उस केस में पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी।
शंभू भद्रा जी। एक बात और ऐड जी करना चाहूंगी। जी जी वंदना जी। जैसा भी यहाँ पर भाई साहब बता रहे थे कि किस तरह से क्राइम, साइबर क्राइम हो सकता है। आजकल के दिनों में हमने देखा भी कि बच्चे आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं गेम खेलते खेलते वो सब्सक्राइब कर लेते थे या कुछ परचेज कर लेते थे, तो वो प्ले स्टोर में जाके रेस्ट्रिक्टेड करना पड़ता है। जो पेरेंट्स को मालूम ही नहीं था कि इसको रेस्ट्रिक्टेड करने की जरूरत है। तो जो चीज खुद से परचेज कर ली गई है उसको विड्रॉ करना, वो पैसे वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है कि जब हम इन सब डिजिटल चीजों को इस्तेमाल करें तो हमें मालूम हो, हमें आसपास के पूछ सकते हैं। आजकल के बच्चे बहुत होशियार है, उनको मालूम होता है। और स्पेशली अपना एटीएम पिन तो कभी भी किसी से शेयर नहीं करें। बैंक बार बार बोलता कि कभी भी बैंक आपका एटीएम पिन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम इस तरह का ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो हमें इस चीज को देखना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। बालमुकुंद शर्मा जी, आप किस तरह से देख पा रहे हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी है उस लिहाज से 112 कितना खरा उतर पाएगा उम्मीदों पर, चुनौतियों पर? साथ ही एक मैं ये सवाल जो पूछना चाह रही हूँ, हम ये तो कह रहे हैं कि कई सेवाओं का एक ही एकीकृत नंबर जो है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन क्या इससे आप देख रहे हैं कि सिस्टम पर दबाव जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है, सर्वर के स्लो होने की दिक्कत आ सकती है या फिर डाउन होने की दिक्कत आ सकती है? देखिए, अगर सुव्यवस्थित तरीके से पूरा इसका मैनेजमेंट ठीक रहेगा तो मैं समझता हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर तो हमें निर्भर रहना ही पड़ेगा। पूरा तो संसार क्रांति का युग है, और जिस तरीके मुख्यमंत्री जी को हम सुन रहे थे कि अगर सिस्टम पंचकुला में फेल होता है तो इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम गुड़गांव में है, और अगर कोई दिक्कत आती है वहाँ भी, तो एक बेंगलोर में भी है। अगर हम मुख्यमंत्री, क्योंकि एक जिम्मेवार हमारे मुखिया हैं प्रदेश के, अगर उनकी बात पर हम विश्वास करें तो इस तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। ये एक अच्छी योजना है, और आने वाले भविष्य में, क्योंकि हमें तो टेक्नोलॉजी पर ही जिंदा रहना है। आज तो सब कुछ संचार क्रांति का युग है, क्रांति इसी से आई है संसार से, तो इस पर पूरा विश्वास किया जा सकता है। अब बेहतरी के लिए गुंजाइश रह सकती है, वो फिर वही बात आ जाती है जैसे हमने पहले बताया था कि तो आप मानते हैं कि मनोहर सरकार में ये जो कदम उठाया गया है, ये इससे पहले की सरकारों ने, पूर्ववर्ती सरकारों ने इस दिशा में ना ऐसा सोचा था ना ऐसा कुछ किया है? नहीं, ये बहुत ही गलत बात है जो लोग इस तरीके की बात करते हैं। आप ये मुझे बताइए, ये समय के हिसाब से बात होती है। आज से 10-15 साल पहले मैं खुद एक उद्योग जगत से जुड़ा रहा हूँ। आरटीजीएस नहीं होती थी, बैंकों में 15-20 दिन, एक महीना पेमेंट आने में लग जाती थी, व्यापार धंधे ठप हो गए थे इस बात से। लेकिन आज आरटीजीएस होती है, 5 मिनट में पैसे ट्रांसफर होते हैं। ये तो उद्योग, ये तो एक संचार क्रांति है ना, जी। चीजें नए डेवलपमेंट होते हैं। आज ये जो स्मार्टफोन आ रहे हैं, आज से 15 साल पहले स्मार्टफोन नहीं थे। हम जो है उंगलियों से बटन दबाते थे, वो 1500 रुपए का मोबाइल आता था, उसी से बात करते थे। ये चीजें समय के साथ पूरी दुनिया में जो औद्योगिक क्रांति का जो पर्याय बना है संचार क्रांति, तो ये तो समय के साथ मांग है। ये जो उत्तर प्रदेश में, तो क्रेडिट किसे देते हैं? क्रेडिट आप समय को देते हैं या सरकार को देते हैं? समय को। ये तो अगर इस पे अगर बिल्कुल वास्तविकता बताया जाए तो इसका श्रेय कांग्रेस को जाएगा, क्योंकि जो संचार क्रांति आज जो आई है देश में, ये जो चलिए वंदना जी, श्रेय तो कांग्रेस को ही जाता है। लेके आए थे, राजीव जी लेके आए थे संचार मैंने क्रांति, आपको तो कहा राजीव था जी है। पहले कि इनके पास ये समय के साथ बदलाव होता है। श्रेय समय को है, श्रेय पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को है। 2014-16 में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। 16 में हमने जो है इसकी सराहना की, हमने डायल 112 के बारे में कोई डिसीजन नहीं किया। हमने आप लोगों की जिम्मेवारी फिक्स करने की बात की, और समय के साथ ये जो है ना आपका करता है, हमने तो इसकी सराहना की है। लेकिन ज्यादा क्रेडिट लेने की बात है, ये तो पहली सरकार ने सब कुछ किया। अब क्राइम आप उठा के देख लीजिए, कांग्रेस के साथ समय में क्राइम कब हुआ है? अब क्राइम बढ़ रहा है। ये जिम्मेवारी क्राइम की है ना। आज ही शुरू हुई है कैशलेस ट्रांजैक्शन 16 में शुरू कर दी थी हमने, और 14 में ये सरकार छोड़ के, तो महिला थाने कांग्रेस के साथ शुरू हुए हैं। जवाब दे बताएं, ये वंदना जी ये बताएं, महिला थाने क्या हमारे शासनकाल में नहीं शुरू हुए? हमने महिला थाने शुरू किए हैं, ये समय के साथ है। ये और सरकारें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार ये सरकारों की जिम्मेवारी है कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना, शांति का माहौल बनाए रखना, लोगों को ये उम्मीद जगे कि हमारी सरकारें हमारा संरक्षण कर रही हैं, हम सुरक्षित हैं। रात को आसानी से सोच के सुबह आराम से उठ सके और काम पे जा सके, एक आदमी सुरक्षित नागरिक और सुरक्षित महिलाएं अपने आप को महसूस करें। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है, इसमें कोई भी सरकार हो, सरकार इसे भाग नहीं सकती है। हमारी प्रथम जिम्मेवारी सरकार की। शंभू भद्रा जी, आप क्या कहेंगे इस पर? हेलो।
एक तो दो तीन चीजें हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पहला जी। एक तो ये कि जो साइबर क्राइम को लेकर के जो बात होती है, तो इस नंबर के हो जाने से साइबर क्राइम पे कोई के सॉल्व पे कोई असर पड़ेगा, ऐसा कम उम्मीद है। क्योंकि 2015 से लेकर के आज 2021 है, 6 साल के आंकड़े में देखिए तो एक जितना भी केस दर्ज है साइबर क्राइम के, उसमें 1% भी उसका हल नहीं हुआ है। तो ये तो रफ्तार है हमारे क्राइम के। तीसरा एक इम्पोर्टेंट चीज, जो सरकार अपने लिए एक डीजीपी का नाम तय नहीं कर पा रहे हो, उसमें इतना विलम्ब हो रहा है। तो आप बोल सकते हैं सरकार की कार्यप्रणाली की क्या स्थिति है। अभी प्रदेश में जिस तरह से क्राइम बढ़ा है, उस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस तंत्र है वो इफेक्टिव नहीं दिख रहा है। ये आप सबके सामने है। 112 जो अभी आया हुआ है, 112 के नहीं आने से पहले भी हर दिन जो जिला मुख्यालय होता है उसके पास पूरे जिले में कहाँ क्राइम हुए उनकी रिपोर्ट शाम तक आ जाती है एसपी के पास, और एसपी से उसी शाम के शाम तुरंत जो है तो डीजीपी यानी कि पुलिस चीफ के पास पूरी जानकारी होती है कि आज प्रदेश में क्राइम कैसे हुआ, कितना हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, वो जानकारी शाम तक उनके पास पहुंच जाती है। 112 के आ जाने से इतना सिर्फ होगा फर्क की जानकारी तुरंत मान लीजिए कंट्रोल रूम को मिल जाएगी कि कहाँ पे क्या क्राइम हुआ, अगर उसको लगेगा। लेकिन वो सिर्फ वही जानकारी मिलेगी जो 112 पर दी जाएगी। अगर वहाँ उस नंबर पर जानकारी नहीं दी जाती है, कोई फिजिकल विजिट करके कोई रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है, शायद वो जानकारी ना मिल पाए। वो ना मिल पाए। दूसरा केस ये है कि 112 देखिए कि नंबर जो है वो उनका जंक्शन कितना है। मैं भी कॉल कर रहा हूँ, आप भी कॉल कर रहे हैं। मैं वही कहना चाह रही थी कि सर्वर पर बहुत ज्यादा दबाव आ सकता है। सर्वर पे दबाव और जो जंक्शन है कि किसके कॉल उठेंगे किसके कॉल नहीं। 100 टाइम में आपने देखा ना कि मतलब लोग कॉल करते हैं, कॉल बिजी जा सकते हैं। जी जी। जिला में पुलिस का नंबर होता है, अलग अलग थानों के नंबर होते हैं, आप नंबर लगाते रहिए उस पर तो उठाता ही नहीं है। तो ये जो केस है इसको कौन सॉल्व करेगा। इस तरह की सिचुएशन तो पहले से है ऑलरेडी। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी आदमी अगर मान लीजिए सिस्टम आप कैसा भी बना दीजिए, लेकिन सिस्टम कैसे बेहतर वर्क करे। वही मैं ये एक सवाल करना चाह रही थी कि 3 सेवाओं का एकीकृत एक नंबर जारी कर दिया गया है। आप दमकल के लिए 112 डायल करेंगे, आप एम्बुलेंस के लिए 112 डायल करेंगे, पुलिस के लिए आप 112 डायल करेंगे। तो अगर कई लोग इसी नंबर को ट्राई कर रहे हैं तो फिर कितने लोगों की जो समस्या है उसका निवारण होगा और कितने इसी तरह से वक्त लगाते जाएंगे, वक्त की बर्बादी होगी। नहीं, मुझे लगता है कि काम करने वाले जो सिस्टम है उनको भी दिक्कत होगी। मान लीजिए एक ही नंबर पे आपकी बात भी आ रही है, आपके मतलब सारे नंबर अगर एक जगह जंक्शन कर देंगे तो जो रिस्पांस टीम है उनको भी वर्क करने में समस्या होगी, उनको भी परेशानी है, टेक्निकलिटी में परेशानी आएगी। जी। आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि उसका टेक्निकल जो एस्पेक्ट है वो निकल के सामने आएगा। और पुलिस तंत्र उतना ट्रेन भी नहीं है टेक्नोलॉजी। तो यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर सुविधा से ज्यादा दुविधा होने वाली है, हो सकती है भविष्य में। मामूली साइबर क्राइम नहीं पकड़ पाती है पुलिस, तो वो मतलब कि इस तरह से हाईटेक सिस्टम को उनके लिए रिस्पॉन्स करना, डेवलप करना बहुत कठिन काम है। आप चंडीगढ़ में बैठ के आप नियम बना दीजिए, कानून बना दीजिए, वंदना जी, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट बहुत कमजोर रहता है। एक नंबर जारी करके नंबर को याद करने की समस्या तो सॉल्व कर दी सरकार ने कि अब आपको अलग अलग नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, एक नंबर पर आप कॉल करें तो काम हो जाएगा। लेकिन काम किसका होगा, कितना हो पाएगा? जैसे अभी यहाँ पर शंभू भद्रा ने भी वो बात उठाई कि कई लोग अगर एक ही वक्त में एक ही नंबर को ट्राई करते हैं तो कितनों का उठेगा नंबर। कान्हा जी, हम लोग 4 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं डिबेट पर और हमारे सामने ये संशय आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें पुलिस से संबंधित जो लगातार समस्या है, ना आप जी, ना बालमुकुंद जी, ना ही चंदू जी, ना मैं, लेकिन जो पुलिस को समस्या को झेलते हैं और जो सरकार में लोग हैं जो इन सब चीजों को जानते हैं, क्या उनके दिमाग में संशय नहीं आए होंगे। तो हर एक चीज को हाईटेक किया गया, 4700 कर्मचारियों को वहाँ पर लगाया गया है, तो ये संशय तो सबसे पहले उनके दिमाग में भी आया होगा, उसका सोल्यूशन करके ही वो आगे बढ़े होंगे कि कहीं पर भी नंबर जो है वो बिजी नहीं जाए, ऐसा नहीं हो कि वो सब कुछ एकदम से सर्वर डाउन हो जाए। ये सारी स्थितियों का उनको ऑलरेडी मालूम था, उसको ही देखकर वो आगे बढ़े। और हाईटेक जमाना है, हम तो पूरे विश्व के साथ एक साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, तो हरियाणा है,
ऐसी बात नहीं है। कितनी बड़ी सर्विसेज हैं, ऐसी कितनी सारी सर्विसेज हैं, बड़ी बड़ी कंपनी की हो या कितने सारी ऐसी सर्विसेज हैं। जैसे आप बात कर लीजिए, किसी भी कंपनी की बात कर लीजिए, आप सैमसंग की बात कर लीजिए, किसी और की, उनके अपने कस्टमर केयर होते हैं, एक बार में कितने लोगों से वो डील करते हैं, उनके नंबर पे अलग अलग फोन ना होते हैं, उनका भी तो एक ही नंबर होता है। तो ये सब चीजें ऑलरेडी सॉल्व हैं। मुझे लगता है कि इस पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, कोई दुविधा नहीं रहेगी, सबसे नंबर भी मिलेंगे और 15 मिनट में पुलिस भी जी, साइबर एक्सपर्ट अमित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है वो ज़्यादा और बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि क्या इस बात में कोई तकनीकी दिक्कत आ सकती है। जी अमित जी, अमित जी हमारी आवाज़ मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। बाल मुकुंद शर्मा जी, जी आप देख रहे हैं कि तकनीकी दिक्कतें तो सामने खड़ी हुई हैं, या कुछ और चुनौतियां भी आप देख रहे हैं कि इस सेवा के सामने हैं अभी? देखिए, जो दिक्कतें आएंगी उसका तो समाधान एक्सपर्ट ही करेंगे, जो भी उसकी चीजें जुड़े हुए होंगे। हम तो बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग शासन के लोग हैं। हमारा अनुभव जो है वो ये है, अगर हम इनके ऊपर अगर मैं आपके पूर्व अनुभव की बात करूं तो इससे पहले की जो भी आपने देखी सेवाएं सरकार की ओर से शुरू की गई थी, जो भी योजनाएं लाई गई थी, उसका किस तरह का अनुभव रहा, या जो लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं उनका अनुभव कैसा रहा? मैं वही कहना चाहता हूँ कायनात जी, आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए सरकार ने शहरों में लगे हुए, अमूल वो खराब मिलते हैं। लेकिन ये वही सीसीटीवी कैमरे अगर किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में आप जाओगे तो वो ऑपरेट रहते हैं 24/7, वो ऑपरेट मिलेंगे। किसी कॉर्पोरेट कंपनी में आपको कैमरे आपको खराब नहीं मिलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी कंपनी बायोमेट्रिक अटेंडेंट लगती थी हमारे दफ्तरों में, सारे सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंट खराब करके घेर दिए लोगों ने कि भाई अगर ये लगाएंगे तो टाइम पे आना पड़ेगा। जबकि प्राइवेट ऑफिसों में आज भी कामयाब है। मैं तो कहता हूँ आज भी ये शंभू भद्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आती हूँ शंभू जी। बायोमेट्रिक अटेंडेंट लगने लगी और टाइम पे काम करते हैं बिल्कुल, कभी कोई मशीन खराब ही नहीं होती, और सरकारी दफ्तरों में कभी कोई ठीक नहीं रहती। ये मंशा पर निर्भर करता है। आप सीसीटीवी कैमरे जिस भी शहरों में लगे। जी, आपका कहने का मतलब है कि नियत अगर साफ हो तो नीति चाहे जो भी हो वो जरूर अपना असर दिखाती है, फल देती है। जी शंभू भद्रा जी, ये मैं कहना चाहता हूँ कि निगरानी रखनी पड़ेगी। प्रदेश में सीसीटीवी थानों में लगाने की बात उठती रहती है, चर्चा होती है, बात होती है, लेकिन आप देखिए कि पूरे प्रदेश में एक मामूली सीसीटीवी लगाने को तैयार नहीं है सरकार, ताकि तुरंत पता चले कि कोई भी शिकायत करने आया है उसके साथ पुलिस ने कैसा व्यवहार किया है, कोई हिरासत में है उनके साथ पुलिस ने कैसा व्यवहार किया है। तो प्रो पीपल पुलिस के बारे में सरकार की तरफ से कोई कॉन्क्रीट योजना नहीं होती है, इसकी कॉन्क्रीट ट्रेनिंग नहीं होती है, और इस तरह से हम प्रो पुलिस का जो भय है लोगों के मन में वो अभी भी बना हुआ है। आप योजना के लिए आप विदेशों से मॉडल कितना भी करके ले आइए, लेकिन वहाँ की पुलिस का जो बिहेवियर है, जो उसकी प्रो पीपल जो लोगों की अप्रोच है पुलिस तक, जी वो भारत में या हमारे स्टेट पुलिस में कभी दिखाई नहीं पड़ती है। आप मान लीजिए अगर शहर में एक कोई वीआईपी मूवमेंट हुए, सारी पुलिस इसमें लग जाती है, जिसमें कितना भी क्राइम हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई नहीं। जब हमारे नेता मंत्री को ही डर है आम लोगों से, बिना पुलिस की कहीं जाने को तैयार नहीं है। आम आदमी को पुलिस की क्या सुविधा है मिल पाती है, क्या मिलती है, वो आप देखते हैं क्राइम रेट अब देख लीजिए हर जिले का। तो कहने का सेंस ये केवल सिस्टम बना देने के बाद नहीं बनेगी, सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है, उसको कैसे होने देंगे, या जो लोग डील कर रहे हैं जी उसको सॉल्व करने। वंदना जी, मैं आपसे जवाब लूँ जी। इससे पहले मैं अमित जो हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट जुड़े हैं, अमित मल्होत्रा, उनसे मैं एक सवाल का जवाब लेना चाहूँगी। जो हमारा बीच में भी संपर्क टूट गया था, मैं जवाब नहीं दे पाई। आपसे मैं थोड़ी देर में आपके पास आती हूँ। अमित जी, अभी हम थोड़ी देर पहले एक सवाल को लेकर बात कर रहे थे कि जो एक ही वक्त में अगर कई लोग एक ही नंबर पर डायल करते हैं तो आपको लगता है कि क्या इससे कोई दिक्कतें सामने खड़ी हो सकती हैं, कोई तकनीकी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है? भले ही यहाँ पर अलग अलग जो सेंटर्स हैं वो बना दिए गए हों कि अगर एक जगह कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दूसरी जगह से जो है उसे कवर कर लिया जाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना होने के बावजूद भी जो है चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं? अमित जी, आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। चलिए, लगता है कोई तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी वंदना जी।
देखिए शंकर जी की बात को मैं सुन रही थी और मुझे उनकी बात को सुनकर बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कि सुनने वालों को लग रहा होगा कि मेरी सरकार के लिए नेगेटिव बोल रहे हैं, पर मुझे तो लगा कि बहुत सकारात्मक बात उन्होंने रखी कि उन्होंने कहा ये तो हो गया, लेकिन अभी ये भी रह रहा है, यानी कि उम्मीदें हम ही से हैं कि आपने डायल 112 तो कर दिया, लेकिन पुलिस से अभी भी डर लगता है। तो बड़ा अच्छा लगा कि आपको उम्मीदें हम ही से हैं और आपको मालूम है जो कर सकते हैं वो हम ही कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, अच्छा कर रही है और आगे और भी अच्छा कर सकती है। तो ये सुन के अच्छा लगा। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये लोग कंपैरिजन करते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। ये पूर्व की सरकारों से कोई कंपैरिजन कभी भी नहीं सुनेंगे आप किसी भी डिबेट में। अगर हम फ्रंट उठाएंगे तो आप बोलेंगे मुझसे कांग्रेस से आ गए। तो मैं कांग्रेस से ना जाते हुए सिर्फ इस बात से प्रसन्न हूँ कि मेरे से उम्मीदें हैं, मेरी सरकार से उम्मीदें हैं और उससे हम खड़े उतरेंगे। ये तो शुरुआत है एंड स्काई हैज नो लिमिट। आप देखेंगे आगे भी बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया बालमुकुंद शर्मा जी जल्दी से। देखिए, हम अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, तो इसलिए ये उम्मीद करनी ही पड़ेगी हमें और सरकार पर विश्वास करना ही पड़ेगा कि जो ये प्रोजेक्ट किया है इस पर मॉनिटरिंग करे। और ये जैसे 3 चीजें जोड़ने की बात आपने की है, ये भी मुझे लगता है दबाव बनाया इसके ऊपर। ये केवल महिला सुरक्षा से जोड़कर देखा जा सकता था और शुरुआती चरण में जो इसकी शुरुआत हुई थी वो केवल महिला सुरक्षा के लिए हुई थी। डायल 100 की जो थी ये महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे उस पर ही। बाद में ये किसी ने सुझाव दिया होगा, सरकार के लोगों ने वो सोच के सुझाव दिया होगा। उम्मीद करते हैं अगर वो अच्छे तरीके से सिस्टम काम करता है, ठीक है। अगर सिस्टम ना काम करे तो इसको केवल महिला सुरक्षा से जोड़ करके केवल महिला या सिर्फ क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्राइम कंट्रोल के लिए इसका इस्तेमाल हो तो ज्यादा बेहतर होगा। जल्दी से शंभू भद्रा जी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि डायल 112 जो है इसका स्वागत किया जाना चाहिए और उम्मीद हम कर सकते हैं कि प्रदेश में अपराध को कम करने में डायल 112 मदद करेगा, लेकिन योजना का जमीन पर उतरना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। अमित मल्होत्रा हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। अमित जल्दी से आप बताइए कि क्या लगता है कितना ज्यादा ये जो है काम करने वाला है, कहीं कोई तकनीकी दिक्कत आप देख रहे हैं सेवा के सामने है? साइबर क्राइम कभी भी खत्म नहीं होगा। साइबर क्राइम को खत्म करने के लिए हमें अवेयरनेस जरूर चाहिए। 112 सिर्फ एक जरिया बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट की ऐसी कई योजनाएं आती हैं, फिर आने के बाद वो ठप हो जाती हैं। तो इस टाइप से क्या है कि हमें इसके ऊपर अगर लगातार कारगर इसके ऊपर काम होता रहेगा तब ये सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज इसका कोई सक्सेसफुल मिशन नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो डायल 112 के शुरू होने के बाद प्रदेशवासियों को अब किसी भी इमरजेंसी में अलग अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 112 पर कॉल या मैसेज कर लोग पुलिस, दमकल विभाग या फिर स्वास्थ्य विभाग की मदद मांग सकते हैं। सरकार का दावा है कि 15 से 20 मिनट के अंदर कॉल करने वाले व्यक्ति के पास मदद पहुंच जाएगी, लेकिन जमीनी स्तर पर यह दावा कितना दमदार होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।